यूनाइटेड स्कूल डेगना की ओर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम कक्षा 10वीं की विषय सामाजिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। उसका प्रथम अध्याय जो है हमारा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी। इससे पहले का जो अध्ययन हमने पहले ही कक्षाओं में कर लिया है, तो उसमें सेकंड भाग फर्स्ट भाग में जो हमने अध्ययन किया है वो किसके बारे में, महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सेकंड भाग में अब मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एवं चालुक्य साम्राज्य, इन सब साम्राज्यों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें पहला जो हमारा साम्राज्य है मौर्य वंश, मौर्य वंश के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना के बारे में या मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, तो ये मौर्य वंश ये जो साम्राज्य है किस पर आविर्भाव हुआ था इनका, यानी आपने सुना होगा महाजनपदों में हमने पढ़ा था मगध महाजनपद था। मगध क्या था? महाजनपद था। तो इसके बारे में हमने सुना। तो मगध महाजनपद साम्राज्य के रूप में जब इनका आविर्भाव हुआ उस समय वहां पर शासन करने वाले थे हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश वहां शासन करने वाला था। तो हर्यक वंश के बारे में हमारे कोर्स के अंदर कुछ जानकारी नहीं लेनी हमें इस कोर्स में, यानी हमारे जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें मौर्य, शुंग, सातवाहन ये है, हर्यक वंश का इसमें नहीं है। तो हर्यक वंश के समय ये मगध साम्राज्य उनका आविर्भाव हुआ। साम्राज्य की बात कर रहा हूं। मगध पहले क्या था? महाजनपद, फिर ये साम्राज्य के रूप में उभरा था। तो जब ये साम्राज्य के रूप में उभरा था उस समय हर्यक वंश का शासन था और धीरे धीरे ये मगध जो साम्राज्य इनका विस्तार होता गया और समस्त उत्तर भारत पर इनका अधिकार हो गया था। फिर हमारा मौर्य वंश की स्थापना हुई। किस वंश की? मौर्य वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश की स्थापना से पहले इस पर नंद वंश का शासन था। किस वंश का? नंद वंश। ये भी एक वंश था, तो इसका शासन था। और इसके शासन के जो अंतिम इनके सम्राट थे गणनंद, जिनको गणानंद भी कहा जाता है इतिहास में, तो गणनंद या गणानंद दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। तो वो शासक बना था सिंहासनारूढ़ मगध पर। उनका शासन कब से प्रारंभ हुआ? 326 ईसा पूर्व। कब शासन का? 326 ईसा पूर्व में। ध्यान रखना, गणनंद का पूछ लिया जाता है तो 326 ईसा पूर्व में वो शासक बना था। 326 ईसा पूर्व में कौन शासक बना था? गणनंद, वो शासक बना। तो उस समय आपको पता होना चाहिए पश्चिम उत्तर भारत, उत्तर भारत भी कह सकते हैं या पश्चिम उत्तर भारत में सिकंदर का आक्रमण का भेद चल रहा था या आक्रांत था। पूर्व उत्तर भारत, पश्चिम उत्तर भारत उनसे आक्रांत था। किससे? सिकंदर से। तो सिकंदर आक्रमण करने वाला था। उस समय आपको पता होना चाहिए चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने गणानंद के दरबार में गया था। चाणक्य किनके दरबार में? गणानंद के दरबार में गया और उनसे बात की कि ये पश्चिम उत्तर भारत में या हमारे पंजाब की ओर से सिकंदर आक्रमण कर रहा है। कौन आक्रमण कर रहा है? सिकंदर। इसके लिए हमें कुछ योजना बनानी चाहिए। उस समय गणनंद एक विलासी शासक था। गणनंद क्या था? एक विलासी शासक, आराम भोग करने वाला शासक था। वो दूसरी चीजों में विश्वास नहीं करता था। तो उस समय ये चाणक्य ने उनको ये बात बताई तो उन्होंने चाणक्य का अपमान किया। उन्होंने क्या किया? चाणक्य का अपमान किया। उस समय चाणक्य को गणनंद ने क्या कहा? गणनंद ने कहा कि तू एक पंडित है, तू पंडिताई कर, बाकी युद्ध करना या दूसरे शासकों को रोकने का काम राजाओं का है और राजा अपने आप करेंगे और तू अपनी चोटी को संभाल। ये बात किसने कही? गणनंद ने कही। और ये बात किनको? चाणक्य को काफी बुरी लग गई। चाणक्य को क्या लगी? काफी बुरी लगी। आपको पता होना चाहिए चाणक्य जो है आचार्य थे, क्या थे? विद्वान। ये भी एक विद्वान था। और एक विद्वान का अपमान करने का मतलब क्या होता है? उनको कितनी ठेस पहुंचती है। और उनको ये ठेस पहुंची जिनकी वजह से चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं नंद वंश के साम्राज्य को समस्त जड़ मूल से इसको समाप्त कर दूंगा। ये किसने प्रण लिया? चाणक्य ने प्रण लिया था। और उसी समय उन्होंने जो मौर्य, उस समय एक कबीला था, मौर्य क्या था? एक कबीला था। और उसमें उस कबीले का जो मुख्य था उनका एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसका क्या नाम था? चंद्रगुप्त था। और उसमें सारे वो गुण देखे, उसमें राजा में जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण उसमें देखे और उनको प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। राजा में कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है उनके बारे में सारा प्रशिक्षण देने का कार्य चाणक्य ने किया, उनको प्रशिक्षण भी दिया। और अब यूं आगे बढ़ते हैं मौर्य वंश के स्थापना के संबंध में। तो मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय, बात क्या हो रही है? श्रेय की हो रही है। तो श्रेय किनको मिल रहा है? मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य व आचार्य चाणक्य, इन दोनों को श्रेय है। वंश की स्थापना के श्रेय की जब भी बात आ जाती है तो दोनों को श्रेय, चंद्रगुप्त मौर्य व आचार्य चाणक्य, दोनों को श्रेय मिलता है इसका। और 322 ईसा पूर्व में समय क्या था? 322 ईसा पूर्व। आपको पता होना चाहिए 326 ईसा पूर्व के समय शासक कौन था उस समय मगध का?
गणनंद, कौन था? गणनंद। और 322 ईसा पूर्व में गणनंद को पराजित कर दिया। गणनंद को क्या कर दिया? पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य वहां का शासक बन गया। चंद्रगुप्त शासक बन गया। कहां का? मगध का। कहां का? मगध का शासक बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पता होना चाहिए इनको कब पराजित किया? 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का जो शासक था गणनंद। कौन शासक था उस समय? गणनंद। नंद वंश का यह शासक था। इसको घनानंद भी कहा जाता है, कई किताबों में इसका नाम घनानंद भी मिलता है। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। इनको पराजित करके मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त, उसने मौर्य वंश की स्थापना की। अब स्थापना की बात आ जाती है कि संस्थापक कौन था? तो वो केवल चंद्रगुप्त मौर्य ही था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और श्रेय का पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य व आचार्य चाणक्य दोनों को श्रेय दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद में इनका प्रथम जो संस्थापक कह सकते हो या प्रथम शासक भी कह सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य जो है। इनका काल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व इनका काल था ये शासन करने का। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो गया था। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा था। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया कि नंद वंश का अंतिम शासक गणनंद जो है उनको हराकर 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठ गया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने आगे समय बीतता गया और 305 ईसा पूर्व, समय क्या है? 305 ईसा पूर्व में उस समय चंद्रगुप्त तत्कालीन यूनानी शासक, उस समय यूनान का जो तत्कालीन है इनकी समय की बात है, यानी उस समय चंद्रगुप्त शासक था। उसी समय यूनान का शासक कौन था? सिल्यूकस। हमारी बुक में इसका नाम आ रहा है सिल्यूकस, ये भी ध्यान में रखना। सिल्यूकस हमारी जो 10th की बुक है इसमें इसका नाम आ रहा है सिल्यूकस। वैसे इसके सेल्यूकस भी कहा जाता है। सिल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित किया। फिर इन दोनों के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। किन दोनों के बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य व सिल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हो गई थी। पहले तो किनको हराया? सिल्यूकस निकेटर को हराया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। समय ध्यान रखना, समय की सबसे इंपॉर्टेंट, इतिहास यही कहती है कि समय जो है उनको ध्यान में रखना पड़ता है इतिहास में। तो 305 ईसा पूर्व की बात है। सिल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। फिर इन दोनों के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई थी। किन दोनों के बीच में? सिल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो 305 ईसा पूर्व में जो इनके बीच में सिल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उनकी संधि शर्तों के अनुसार, उनके बीच में जो संधि हुई थी उन संधि शर्तों के अनुसार जो बताया गया, प्लूटार्क एक इतिहासकार है। प्लूटार्क क्या है? एक इतिहासकार। उसके अनुसार सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर, इसके अनुसार सिल्यूकस ने किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर, किससे लिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य से लिए थे। किसने लिए थे? सिल्यूकस ने लिए थे। क्या लिए थे? 500 हाथी। 500 हाथी लिए किसने? सिल्यूकस ने लिए थे। सिल्यूकस निकेटर ने। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। उससे ये 500 हाथी लेने के उपरांत, लेने के बाद उनको क्या दिया? चंद्रगुप्त को क्या दिया? पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध नदी के पश्चिमी का क्षेत्र, सिंधु जो नदी है उसका पश्चिमी क्षेत्र है, वो किनको दिया? चंद्रगुप्त को दिया था उन संधि शर्तों के अनुसार। और सिल्यूकस ने अपनी पुत्री जो कार्नेलिया है, सिल्यूकस निकेटर की खुद की पुत्री थी कार्नेलिया, उसका विवाह भी किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने इसका विवाह कर दिया था ये। और सिल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, और ये इंडिका पुस्तक का लेखक भी था। उनको राजदूत बनाकर किनके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को। नाम याद रखना, किसने भेजा? सिल्यूकस निकेटर ने। तो राजा सिल्यूकस निकेटर था और राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ध्यान में रखना, कई बार क्या करते हैं लड़के, मेगास्थनीज को तो नहीं और सिल्यूकस निकेटर को ही राजदूत के रूप में बता देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ राजदूत के रूप में मेगास्थनीज है। और ये किस पुस्तक के लेखक है? इंडिका पुस्तक लिखी थी। किसने? मेगास्थनीज ने। दोनों ध्यान में रखना, ये पूछ लेता था कई बार, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ध्यान में रखना, मेगास्थनीज। तो उनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था सिल्यूकस निकेटर ने। अब देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य।
यानी चंद्रगुप्त मौर्य का कितना विशाल साम्राज्य था, कहाँ तक किन किन क्षेत्रों में इनका साम्राज्य विस्तृत था, उसमें उसका क्षेत्र हेरात, कंधार, काबुल, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है वो भी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था। बिहार, बंगाल, गुजरात, बिहार का क्षेत्र, बंगाल का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र भी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। विंध्य के समय, उस समय अभी वर्तमान समय में जो हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्र है वो विंध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था उस समय। तो ये विंध्य और कश्मीर का भूभाग, कश्मीर जो हमारे वर्तमान जो जम्मू कश्मीर है उसका भी कुछ भूभाग जो है उस समय मौर्य साम्राज्य या यूं कह सकते चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत ही आता था, उसमें शामिल था। और उसके बाद एहनानूर और मुरनानूर, ये दो क्या तमिल ग्रंथ है, क्या नाम है इनका, एनानूरू और मुरनानूरू, ये दो क्या है ग्रंथों के नाम है, ध्यान में रखना इन दोनों को। तमिल ग्रंथ है, ये किस भाषा के ग्रंथ है, तमिल भाषा के ग्रंथ है। नाम क्या है, एनानूरू व मुरनानूरू, क्या नाम है, एनानूरू व मुरनानूरू। इन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये जो ग्रंथ है इसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी किससे मिलती है, तमिल ग्रंथ जो है एनानूरू व मुरनानूरू, दो ग्रंथों के नाम है, तमिल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है, तो इनसे ये जानकारी मिलती है। अब जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उन्होंने वृद्धावस्था में, किस अवस्था में, वृद्धावस्था में, जैसे जैसे वृद्धावस्था में चला गया उस समय उन्होंने भद्रबहु का था, जैन धर्म का एक भिक्षु था, जैन धर्म का एक संत भी कह सकते हो, भद्रबहु संत था, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली, यानी जैन धर्म ग्रहण कर लिया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने वृद्धावस्था में जाते जाते। और इनकी मृत्यु जो हुई वो आपको पता होना चाहिए 258 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी, श्रवण बेलगोला जो जगह है मैसूर कर्नाटक में, कहां पर है, श्रवण बेलगोला जो जगह मैसूर कर्नाटक में है, वहां पर उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। आपको पता होना चाहिए जैन धर्म में संतारा किया जाता है, उसमें न जल और न पानी दोनों ही नहीं दिया जाता उनको, संतारा करके और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं। तो उपवास के द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की आपसे पूछ लिया जाता है कि श्रवण बेलगोला जगह कहां पर है, तो भी आपको पता होना चाहिए मैसूर कर्नाटक में है। और श्रवण बेलगोला जो जगह है वहां पर किनकी मृत्यु हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की हुई। कैसे हुई, उपवास के दौरान, ध्यान में रखना ये चीजें जो इंपॉर्टेंट है। कब हुई, 258 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य जो चल रहा है उसमें चाणक्य का भी नाम आया था, चाणक्य जिसका अन्य नाम है कौटिल्य व विष्णुगुप्त। चाणक्य के अन्य नाम क्या है, कौटिल्य व विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त इसका वास्तविक नाम भी था। यदि वास्तविक नाम के बारे में आपसे पूछ ले तो वो बता देना विष्णुगुप्त है। और ये किस पद पर थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ये किस पद पर थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इनकी एक पुस्तक है, उसका क्या नाम है, अर्थशास्त्र। पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। लेकिन इसका जो वास्तविक जो विषय है इस पुस्तक का वो है राजनीतिक विषय, यानी राजनीतिक विषय था, यानी या यूं कह सकते हो मौर्य वंश की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनका इसमें वर्णन था। किसमें, कौटिल्य की, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें। और चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु भी थे, कौन, चाणक्य। तो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगला शासक आता है बिंदुसार। अगला शासक कौन सा है, बिंदुसार। और इनका शासन काल है 258 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व के बीच में इनका जो शासन काल है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उनका उत्तराधिकारी, यानी उनके शासन, उनके जाने के बाद में मौर्य वंश का उत्तराधिकारी ये बन गया था, यानी उनके बाद शासक बन गया था ये। और इसको अमित्रोचैट्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको, अमित्रोचैट्स। किसने कहा था, यूनानी लेखकों ने, यूनानी लेखक है उन्होंने इसको अमित्रोचैट्स के नाम से पुकारा था, जिसका अर्थ होता है अमित्र घात। अमित्र, मित्र किसको बोलते हैं, जो दोस्त होता है। अमित्र किसको बोलते हैं, जो शत्रु होता है। और घात है उनका विनाश करने वाला, तो शत्रु विनाशक, इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। इस नाम से किसने पुकारा इनको, यूनानी लेखकों ने। किसको, बिंदुसार को अमित्रोचैट्स के नाम से पुकारा था। फिर भद्रसार या वारिसार ये नाम मिलता है इसका, किसका, बिंदुसार का, वायु पुराणों में। किसमें मिलता है, वायु पुराण में मिलता है इसका नाम। किसका, बिंदुसार का नाम क्या मिलता है, भद्रसार। सिंहसेन इसका अन्य नाम है, सिंहसेन। ये इनका नाम मिलता है जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी पुकारा जाता है, या जैन ग्रंथों में इसका नाम सिंहसेन मिलता है।
दिव्य वदान के अनुसार, यानी बिंदुसार का चल रहा, तो दिव्य वदान के अनुसार इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में, इसके मतलब बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो जगह है, अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह, और उनको दबाने के लिए पहले तो अशोक को भेजा, फिर सुसीम को भेजा गया। इस 2 विद्रोह को, इन 2 विद्रोह हुए थे, इनको दबाने के लिए पहले किसको भेजा गया? अशोक को, और बाद में सुसीम को भेजा गया इन दोनों विद्रोहों को दबाने के लिए। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? दिव्य वदान में ये जानकारी मिलती है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और उनको दबाने के लिए पहले अशोक को और बाद में सुसीम को भेजा गया। दिव्य वदान क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। दिव्य वदान क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ। ध्यान में रखना, कई बार क्या होता है लड़कों को पता ही नहीं होता ये दिव्य वदान क्या है, तो अब आपको यह जानकारी रखनी है, दिव्य वदान एक बौद्ध ग्रंथ है। तो उसके अनुसार यह है कि तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और उनको दबाने के लिए अशोक व सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक जो संप्रदाय होता है उस संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। ये भी ध्यान में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश में या मौर्य साम्राज्य के कौन सा ऐसा राजा था, कौन सा ऐसा सम्राट था जो आजीविक संप्रदाय से संबंध रखता था? वो है बिंदुसार। यूनानी जो सीरिया के नरेश थे उस समय, सीरियन भी लिखा हुआ है यहाँ दोनों, तो यूनानी नरेश एंटीयोकस, नरेश का क्या नाम है? एंटीयोकस प्रथम। क्या नाम? लेखक नहीं है ये, शासक है उसका। किसका? यूनान का या सीरिया का नरेश। नरेश किसको बोलते हैं? राजा को। तो वहां का राजा था ये एंटीयोकस प्रथम ने डाइमैक्स, इनके दरबार में ये रहता था डाइमैक्स, डाइमैकस ये नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। उनको बिंदुसार के दरबार में इनको चुना गया राजदूत के रूप में। किसका राजदूत था ये? एंटीयोकस का राजदूत था। व्यक्ति का क्या नाम था? डाइमैकस, ये व्यक्ति का नाम था। कहाँ का था ये? सीरिया या यूनान, यूनानी भी कह सकते हैं, यूनानी नरेश। प्लिनी के अनुसार, प्लिनी यह भी एक इतिहासकार था। इतिहासकार का नाम क्या है? प्लिनी। ध्यान में रखना, प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश, मिस्र एक देश है, वहां का राजा था और उस राजा का नाम था फिलाडेल्फस। इसका क्या नाम था? फिलाडेल्फस। नाम याद रखना विशेष तौर से, ये मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था ये? मिस्र का राजा, और इसको मेली द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है। फिलाडेल्फस का दूसरा नाम मेली द्वितीय था। फिलाडेल्फस कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था। ने डियानिसियस एक व्यक्ति का नाम है, डियानिसियस एक व्यक्ति का नाम है। इस व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। किसने भेजा था? फिलाडेल्फस ने या मेली द्वितीय ने। किसको भेजा था? डियानिसियस को राजदूत बनाकर दरबार में भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बौद्ध विद्वान, एक बौद्ध विद्वान था जिसका नाम था तारानाथ। उसने बताया कि बिंदुसार ने 16 राज्य जीत लिए थे या 16 राज्यों का विजेता बताया। किसने बताया? तारानाथ ने। तारानाथ कौन था? एक बौद्ध विद्वान। तारानाथ कौन था? एक बौद्ध विद्वान। उसने बताया कि बिंदुसार ने 16 राज्य जीते थे। ये उसके अनुसार जानकारी मिली। अब ये बिंदुसार के बारे में जो मुख्य बातें थी, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने वाले जिस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में आपको विशेष तौर से बता दिया गया है। कौन कहाँ का है अंडरलाइन करके भी इसके बारे में विशेष तौर से बता दिया। तो बिंदुसार के बाद में या बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक, सम्राट अशोक के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।